हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ अवेटेड वीडियोस रहती है जिसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो। और ये वाली वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आगे मैं कितना शूट कर पाऊँगी या आगे मैं कितना काम कर पाऊँगी। तो मुझे लगा कि जितने काम मैं अभी निपटा सकती हूँ उतने काम मैं कर लेती हूँ। तो ये है थर्ड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस और क्या क्या होता है और क्या क्या एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ऑल ऑफ द सडन कुछ भी होता है। तो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने सिम्टम्स ही शेयर किए थे। और सेकेंड ट्राइमेस्टर का मैंने शेयर किया है। और ये वाली वीडियो बची थी हमारी लास्ट वीडियो, लाइक एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आई थिंक शेयर करने चाहिए। और शेयर करने से ये होता है कि आपको भी हो रहा है जो मुझे हो रहा है, या जो मुझे हो रहा है वो आपको भी हो रहा है, या मुझे कुछ अनोखा ही हो रहा है। तो ये जो वीडियो है ये हम लोग शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताऊंगी, इवन मेंटली, इमोशनली, फिजिकल चेंज और कुछ डर जो आपको शायद आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं आते हैं और जो कि आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको आने लगते हैं, और वो डर से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले एक सिम्टम जो रिटर्न आया है मेरे केस में, हो सकता है सबके केस में ना आए क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। तो एक सिम्टम जो वापस आया है वो है वॉमिटिंग का। तो ये जो सिम्टम है ये मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी था तो ऐसा था कि वो या तो सुबह सुबह होती थी या फिर कभी कभी रात रात, दिन में मैं एकदम सही रहती थी। तो वो जो सिम्टम है वो रिटर्न आया है, बट अभी रेगुलर नहीं है। पर फिर भी ऐसा होता है कि हर 2-3 दिन के अंदर अंदर में अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं चीज़ें। कि पहले मैं वॉशरूम तक पहुंच जाती थी पर अब मैं वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाती हूँ, कि इतनी अनकंट्रोलेबल रहती है वो चीज़ कि कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड चीज़ पे, जो कि मैं अभी आपको फिजिकल चेंजेस बता रही हूँ। तो सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है आपके साथ कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और आई थिंक ना ये एक तरह से नेचुरल है, आपको ना जो नेचर है ना वो इस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि थोड़ी थोड़ी नींद आपकी हो रही है, फिर आगे आपका बेबी भी होगा तो आपको थोड़ी सी, कहते हैं ना आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ से, तो नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो मुझे नींद इस कारण से मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है कि मेरे को वेट पड़ रहा है या मुझे सोने में या मुझे किसी भी साइड सोने में दिक्कत है। तो वैसे मैं उल्टा सोती थी, मुझे नींद हमेशा से उल्टे होने पे आती है कि जब मैं अपना लाइक स्टमक जो है वो स्टमक के बल सोती थी मैं। तो ना मुझे स्टार्टिंग में तो थोड़ी तकलीफ हुई थी सोने में, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, बट उसके बाद फिर एक हैबिट बन गई थी। तो मुझे लेफ्ट या राइट में सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हाँ स्ट्रेट सोने में होती है दिक्कत। तो लेफ्ट राइट में सो रही हूँ तो आपको लेफ्ट साइड में ही अपनी, कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में सोना चाहिए क्योंकि बेबी के पास जो ब्लड फ्लो रहता है वो बहुत अच्छे से पहुँचता है। बट सोने, मैंने आपको बोला पॉस्चर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है वो है बाथरूम के चक्कर, लाइक वॉशरूम के चक्कर जो आपको लगाने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं लेटती हूँ मुझे पूरे दिन फिर भी कुछ नहीं समझ में आता, या फिर आप पूरे दिन इतने एक्टिव रहते हो कि आप वॉशरूम जा भी रहे हो तो आप काउंट नहीं करते हो। बट जैसे ही मैं रात में लेट गई हूँ उसके बाद मुझे 1 घंटे में 3 बार वॉशरूम, मतलब जितनी बार मेरी नींद लगने वाली होती है उतनी बार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। और डॉक्टर से जब मैंने बोला था कि यार मेरी ना नींद में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है इस कारण से, और ये अभी लास्ट ट्राइमेस्टर में होना शुरू हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये बहुत नॉर्मल है और अगर आपको हो रहा है तो प्लीज़ कंट्रोल मत करिए कि आप कंट्रोल कर रहे हो उस चीज़ को कि यार सोना ज़रूरी है बट आपको वॉशरूम नहीं जाना है। तो उससे क्या होता है, आपको जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला जितनी बार आपको लग रहा है उतनी बार आप जाओ। तो अभी कल रात के एक्सपीरियंस में आपको बताती हूँ। मैं 1 घंटे में, मैंने काउंट किया था, हम लोग सोते हैं तो सुनने वाली स्पीचेस चला लेते हैं जब हम लोग सोते हैं ना, तो हमने एक स्पीच चलाई थी और वो स्पीच अराउंड 50 मिनट्स की होगी। उस 50 मिनट्स की स्पीच को बार बार पॉज करके मैं 3 बार वॉशरूम चली गई। उसके बाद जितनी बार आपकी आंखें खुलती है, पता है आँख भी बहुत जल्दी जल्दी, आपकी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं कि आपको सोने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती। इसीलिए आपको जब नींद आ रही है, चाहे वो आपको 1 बजे दिन के आ रही हो या 4 बजे शाम को आ रही हो, आप सो जाओ क्योंकि वही बेस्ट है। जब आपको नींद मिल रही है तब आप नींद ले लो।
उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड चेंज पे, और थर्ड चेंज जो हुआ है वो है चलने में थोड़ी प्रॉब्लम। मेरे को चलने में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली फीलिंग लगती है, कि ऐसा लगता है मुझे कभी कभी, इवन कभी कभी मैं राजू को बोलती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, मतलब वो वाला एक डर सा लगता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आपके पेल्विक एरिया में पड़ता है कि आपको लगता है यार चला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब हैवी प्रेशर पड़ता है। तो इस ट्राइमेस्टर में क्योंकि बेबी वेट पर वीक के हिसाब से 200 ग्राम्स इंक्रीज होता है, तो इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो चलने की प्रॉब्लम हो गई है, खड़ा होने में प्रॉब्लम हो गई है, खाना बनाने में भी होती है, बट आई थिंक मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बनाना तो है ही ना यार, सोच के क्या मतलब। तो मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो करने लगती हूँ, मतलब वो जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, आपका कितना भी अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहा हो प्रेगनेंसी से पहले, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते लाइक आपको डाइजेस्ट होना चीज़ें बंद हो जाती हैं। इतना ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स होता है आपको, कभी कभी लेटे लेटे पूरा खाना आपकी नाक में आ जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ 3 बार हुई है। एक बार उसके कारण मुझे वॉमिटिंग भी वो हो गई थी कि मेरे गले में बहुत खांसी हुई, और उसके बाद जो भी खाया था और जो खाना होता है उसे चढ़ जाती है उसके बाद। तो वो जो है ना वो एक लास्ट ट्राइमेस्टर तक आने लगता है, जस्ट बिकॉज आपका बेबी वेट जो है, आपका बेबी बम्प जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो एसिड रिफ्लेक्स बहुत ही नॉर्मल है। तो जब बेबी के हेयर ग्रो होने लगते हैं, मतलब बेबी के हेयर ग्रोथ के कारण भी एसिड रिफ्लेक्स जो है वो होने लगते हैं आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, क्योंकि मुझे काफ़ी हो रहे थे, तो इसलिए मैं थोड़ा मसाला कम कर दिया है, खिचड़ी इंक्लूड कर ली है। हाँ, क्रेविंग तो होती है यार बहुत सारी, तो क्रेविंग हो रही है तो खा लो, पर उसके बाद घूमो। और एसिडिटी की कोई दवाई मैं नहीं लेती हूँ। एक सिरप है जो मैं कभी कभी, ठंडा सिरप है वो थोड़ा सा, बट उससे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना सिरप ले लो कुछ ले लो। तो एक ही तरीका है उससे बचने का। सबसे पहले तो आपको मसाला कम करना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके फिर सही हुआ तो हुआ, या फिर वो जो चीज़ें वो वापस वो होती है। तो जो एसिड रिफ्लेक्स है वो एक दिक्कत लेके आता है, तो ये वाली ज़्यादा सीरियस इशू है। नींद तो चलो कभी ना कभी हम पूरी कर लेते हैं, पर जो एसिडिटी होती है ना, आप टीवी देख रहे हो और एकदम से नाक में आपके पूरा मसाला आ गया, तो बेटर टू अवॉइड मसाला इस टाइम पे। क्योंकि मैंने नहीं अवॉइड किया था बहुत टाइम तक, पर जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो मेरे को लगा यार अब अवॉइड कर दो। कभी कभी चलता है, बट हर दिन नहीं चलता है, क्योंकि वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है आपको इस टाइम पे। आपको शुरू होते हैं बैक पेन, ठीक है, लेग में आपकी थाइज में पेन शुरू हो जाते हैं, बैक में पेन शुरू हो जाते हैं। तो फिंगर क्रॉस मुझे हुए हैं, ये बहुत ही रेयर टाइम पे कभी कभी हुए हैं, बट रेगुलरली मुझे बैक एक की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक साइड हर दिन दुखता है रात के टाइम, वो है ये वाला साइड, और वो एक लाइन में ही दुखता है। तो वो आपको पेन्स हो सकते हैं यहाँ वहाँ, तो वो भी बहुत नॉर्मल है, बिकॉज यू आर कैरिंग अ बेबी। तो आपके साथ कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे आपकी बॉडी में, और कहीं कहीं पेन होना इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर वो पेन ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं देन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वरना आप आइस पैक या हीटिंग पैड वगैरह यूज़ करके उस चीज़ से रिलीफ पा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बॉडी चेंज में। सीरियसली पता है बहुत सारे बॉडी चेंजेस होते हैं आपको इस टाइम पे, कि आपको लगता है यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो एकदम से क्या होता है, आपका एक दिन बहुत एक्टिव गया, दूसरे दिन आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ना खून चूस लिया। तो एक्चुअली में क्या होता है, आपका बीपी या तो कई बार हाई हो जाता है। तो हाई बीपी बहुत 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 डेंजरस होता है प्रेगनेंसी में। कई बार इसके कारण सिजेरियन भी करना पड़ जाता है, लाइक इमीडिएट सिजेरियन। तो बीपी पे हमेशा आपको रेगुलरली अपनी जो निगाहें हैं ना, मतलब ध्यान रखना, आपका बीपी ज़्यादा हाई ना हो रहा हो या बहुत ज़्यादा लो ना हो रहा हो। तो बीपी की जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम पे शुरू होती है। तो मेरे साथ ये 2 बार हुआ है, और मेरा बीपी हाई नहीं, मेरा बीपी लो हो गया। और लो होने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस उठा नहीं जा रहा है, कहीं से हिला नहीं जा रहा है। आपकी ऐसी तबीयत खराब होती है कि आपको लगता है आपकी तबीयत खराब है, पर आपको कुछ फीवर वगैरह कुछ नहीं आता, पर आपसे
मतलब ऐसा था जैसे एनर्जी नहीं, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई आपकी। एक दिन पहले आप सही हो, एक दिन बाद आप कुछ नहीं कह सकते हो कि क्या हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपकी इस टाइम तक आके आपकी दिखाती है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो। तो ये बीपी वाला जो है उस पर आपको थोड़ा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। HB का टेस्ट, आई थिंक आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन है वो टेस्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर होना चाहिए, उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। बट मेरा HB सही है, उसके बाद भी मुझे कई बार होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। मेरे को लगता है मेरा दिल बाहर धड़क रहा है। कई बार हार्ट बीट जो आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट लगता है, बहुत मतलब आपको अपनी हार्ट बीट सुनती है, इतनी तेज़ धड़कती है वो। तो वो एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है। और बाकी जितने भी चेंजेस हैं वो सब बहुत ही नॉर्मल है जो हो रहे हैं। बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर ही चेंजेस, लाइक विजिबल चेंजेस होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आप कुछ भी यूज़ कर लो, आपको स्ट्रेच मार्क्स आ ही जाते हैं यार। ये नहीं होता कि स्ट्रेच मार्क एक भी नहीं आएगा, आपको स्ट्रेच मार्क आ ही जाते हैं, आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो। तो स्ट्रेच मार्क्स को लेके भी आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। स्ट्रेच मार्क होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगा लो। बायो ऑयल लगा सकते हो आप दिन में एक बार। इवन मैं वेस्लिन भी लगाती हूँ, वेस्लिन बहुत अच्छी रहती है कि वेस्लिन से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ईचिंग हो सकती है आपको इस मंथ में, ईचिंग की मुझे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। कुछ लोगों को फुल बॉडी ईचिंग होती है कि आपको इस ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो वो ईचिंग जो है वो उससे आपको रिलीफ देगा कि आप जितना मॉइस्चराइज करके रखोगे अपनी स्किन को। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। कुछ लोगों को ब्लेमिशेस हो जाते हैं, यानी काली झाइयाँ वगैरह हो गई हैं, कुछ हो गई हैं, तो विद टाइम चीज़ें अपने आप रिकवर होती है। नेक जो है वो भी ब्लैक हो जाती है, आपके अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि लगता है कि यार ये क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते अब तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एंड तक पहुंच गई है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने खुद ही हैंडल कर ली है, तो अब इन सब चीज़ों से क्या डरना। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो होती है। तो ये थे फिजिकल चेंजेस जो इस टाइम पे हुए हैं। बस आपको यूरिनरी इन्फेक्शन का ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन बेबी तक पहुँचेगा तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों का जो ध्यान है वो आपको डॉक्टर ही बता देते हैं। उसके बाद आते हैं हम मेंटल चेंजेस पे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक है, आपका अच्छे से गुजर जाता है कि आपके अंदर एक खुशी होती है आप प्रेग्नेंट हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर भी आपका बहुत अच्छे से गुजर जाता है क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट ट्राइमेस्टर होता है। सच में बहुत अच्छा ट्राइमेस्टर होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो रहते हैं वो चले जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जो रहता है ना वो आपको एक तरह से मेंटली थोड़ा सा इमोशनल उसकी तरफ लेते जाता है। जैसे जैसे आप अपनी डिलीवरी के पास में आते हो, तो जैसे आप अपनी डिलीवरी के आसपास हो तो आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगती है कि यार क्या होगा आगे, कैसे चलेगा आगे, क्योंकि एकदम से आपकी फैमिली में एक न्यू मेंबर विथ फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आने वाला है। तो वो आपको एकदम से कहते हैं ना, एक तरह से अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि कैसे होगा। पता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कई बार, क्योंकि ये आपके अंदर मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो मैं तो या तो अगर ऐसा कुछ होता है, मैं सोचती ज़्यादा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं सोच तो इंसान लेता ही है ना, क्या इतना टाइम है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप या तो कुछ गेम खेलो, बुक रीड करो, अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हो आप, कुछ मेंटल पीस लाइक उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए। क्योंकि पता है फिर एकदम से आप जब डिलीवरी के लिए पहुंचोगे तो आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में रहोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी बेबी के लिए, आपकी फैमिली के लिए सही नहीं है। तो इस टाइम पे ये चीज़ें जो आने लगती है, आप जितना इमोशनल आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहते, उतने ज़्यादा इमोशनल इस ट्राइमेस्टर में आते आते होने लगते हो कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। तो आपको बहुत लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल वर्क ही सब कुछ नहीं होता है, मेंटली भी यू नीड कि आपको कोई एल्डर सपोर्ट कर दे। क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं रहती है जितनी आपके बड़ों के पास रहती है। तो वो एक तरह से है कि आपको इस टाइम पे आना शुरू हो जाता है। तो वो बहुत ही नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि सोच के आ रहा है कि यार सोच रहे तो इसलिए आ रहा है, कि बहुत नेचुरल है ये सब चीज़ें। कि एकदम से आपको लगता है ना यार अभी
1-2 महीने में मेरी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और उसके बाद एज अ कपल हम लोग कैसे रहने वाले हैं, एज अ फैमिली हम लोग कैसे रहने वाले हैं, और बहुत सी चीज़ें कि आप जो करते थे वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली हिट करती हैं। उसके बाद फिर अगर आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड सही है तो सब कुछ आपको 99% सही लगता है। तो मेरे केस में ऐसा है कि राजा हमेशा से सपोर्टिव है। मुझे ये है कि हम लोग आफ्टर बेबी भी सब कुछ साथ में मिल बांट के संभाल लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो करते हैं तो मेंटली थोड़ा सा होता है, फिर मेरे को लगता है यार देखा जाएगा। तो सबसे बेस्ट है गो विद द फ्लो। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत उस चीज़ के बारे में वो सोचो कि यार ये होगा फिर वो होगा, क्योंकि हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। आप जितने लोगों की वीडियो देखो, आप जितने लोगों की वीडियोस देखोगे सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान की वीडियो देख लो जो काफ़ी सैड था और आपको लगेगा कि आप भी इतना सैड होने वाले हो, बट ऐसा नहीं है। एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल आप काफ़ी अलग हो, तो चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है मेरा 3rd ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, जो कि अच्छा है यार, मैं इसे बुरा भी नहीं बोलूँगी, पर हाँ थोड़ा बहुत है कि मेंटली थोड़ा सा लगता है कि यार डर लगता है। पता मुझे सच में बहुत डर लगता है, मुझे लगता है एंडिंग तक आते आते क्या होने वाला है, तो वो थोड़ा सा है कि लगता है। तो ना क्या है, अब कुछ लोग कह रहे थे कि मैं अपनी कुछ सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर करूँ। तो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं कुछ कुछ वीडियोस में इंक्लूड करूँगी, सब धीरे धीरे। ठीक है, तो पहली आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर करी थी, जिसमें आज भी आते हैं मेरे पास कमेंट, यार बहुत लोग डरते हैं इन सब चीज़ों से। मैं भी बहुत डरी थी, और वो था कि हार्ट बीट नहीं आई है बेबी की। तो एटलीस्ट आपका जब टेस्ट पॉजिटिव होता है तो काउंट करिए, उसके बाद आप प्रॉपरली 8 या 9 वीक में जाइए सोनोग्राफी कराने। अगर आप ना जल्दी जाएंगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम लाइक हार्ट बीट ऐसा हो सकता है कि ना आए, और फिर आपको डर लगे कि यार हार्ट बीट नहीं आई है। तो मैंने 5 वीक्स में कराया था, नहीं 6 वीक्स में कराया था, लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट 5 वीक्स सम डे 6 डेज, लाइक 6 वीक्स ही हो गया हो। तो उसमें हार्ट बीट नहीं थी बेबी की, और उसके बाद मैं डर भी गई थी, और आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला 9th वीक में कराओ। तो जब 9th वीक में मैं कराने गई थी तब भी बेबी की जो ग्रोथ थी ना, वो मेरी केस में, इस वाले केस में 3-4 दिन के पीछे चल रही थी, बट वो बढ़ते बढ़ते आगे चली गई, मतलब नॉर्मल चली गई। और कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे अगर आप अपने फलाना वीक में हो तो कई बार बेबी की जो ग्रोथ है वो 2 वीक्स अहेड चली जाती है। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से जो डिलीवरी डेट है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे, लाइक 10-15 दिन का अंतर आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं ये देख रही हूँ कौन सी वाली। मैं एक सोनोग्राफी कराने गई थी 5 दिसंबर को, उसके बाद उसमें हार्ट बीट नहीं थी। उसका डॉक्टर ने मुझसे उसके 3 हफ्ते बाद बोला था या 15 दिन बाद बोला था, जो कि 9th वीक था। अब डेट चाहे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है इसमें। तो ये है 21/12/2020 की सोनोग्राफी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने जो हार्ट बीट थी वो बेबी की आई थी, क्योंकि इससे पहले जो हार्ट बीट थी वो नहीं आई थी। तो यहाँ पे आपको हार्ट बीट टाइप का साइन मिलता है। हर जगह की सोनोग्राफी जो है ना वो अलग आती है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी क्लियर पिक्चर, हमने अभी तक 3D नहीं कराया है, 3D हम लोग कराने की सोच रहे हैं, तो मे बी हम लोग इस मंथ में ही 3D सोनोग्राफी जो है वो कराएंगे। वैसे डॉक्टर कह रही थी कि कोई यूज़ की नहीं है, बट फिर भी हम लोग को लगा यार एक मेमोरी के लिए हम लोग करा के रख सकते हैं। तो ये भी लेटेस्ट है। इसमें जो है प्लेसेंटा एंड जो फेटल रेट, मतलब जो हार्ट बीट है 144 हो गई है। और लेट मी शो यू द फेस। हाँ क्यूट यार, ये तो मैंने भी नहीं देखा था, पता लुकिंग सो क्यूट ना। और बस यार अब सब कुछ अच्छे से हो जाए। ये मेरी लास्ट वीडियो है एक्सपीरियंसेस की, जो 3rd ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस थे। हमारी एक्सपीरियंस की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे हम लोग ओवर करेंगे। तो कितना इमोशनल है, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी टाइम पास हो गया है, और समझ में नहीं आता है कि जल्दी कैसे सब कुछ चीज़ें निकल गई हैं। बट जो चीज़ें हैं ना, बस यही लगता है कि मैं हर वीडियो में अपने थोड़े से इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में रखूँ, और
और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों से आगे बात करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।